हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब इसी चैप्टर में आपको दो स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी। एक स्टोरी है साहिब नाम के बच्चे की और दूसरी स्टोरी है मुकेश नाम के बच्चे की। चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम अबाउट दी ऑथर के बारे में। अब एनीस जंग यहाँ पर ऑथर हैं, जिनका जन्म 1944 में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला, वो राउरकेला जगह पर पैदा हुई थी। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, उन्होंने अपना बचपन और अपनी जो एडल्ट एज थी वो हैदराबाद में बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने जो भी शिक्षा ली थी वो हैदराबाद में ली थी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि उनकी शिक्षा हैदराबाद प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी उनके माता और उनके पिता दोनों ही जो थे वो राइटर्स थे। एनिस जंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, एनिस जंग ने भी अपना करियर जो है एज अ राइटर इंडिया में स्टार्ट किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, वो एडिटर रहीं और कॉलम वगैरह लिखती थी काफ़ी मेजर न्यूज़पेपर्स में, इंडिया के और अब्रॉड के भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट, एग्जर्प्ट का मतलब होता है अंश, पार्ट। तो ये जो पूरा आपको चैप्टर दिखाया गया है ना, ये एक पार्ट है एक बुक का जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका ये पार्ट है। हियर शी एनालाइजेज, यहाँ पर वो एनालाइज करती हैं द ग्राइंडिंग पावर्टी। ग्राइंडिंग का मतलब होता है बिल्कुल बहुत झंझोड़ देने वाली, भीषण जिसे हम बोल सकते हैं, गरीबी को। एंड ट्रेडिशंस को विच कंडम करते हैं इन दीज चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक तरीके से वो खंडन करती है, निंदा करती है इन बच्चों की जो लाइफ हो रही है, एक्सप्लॉयट हो रही है, उस एक्सप्लॉयटेशन को। ठीक है, तो चलो अब स्टोरी पे आ जाते हैं। पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में। कौन कह रहा है? साहिब नाम का एक बच्चा है, वो राइटर से कह रहा है हमारे। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब, एक बार की बात है, हमारे राइटर साहिब को मिलती हैं और वो उससे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, यानी कि राइटर ने साहिब से पूछा। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। तो जिस साहिब से मैं अक्सर मिला करती थी, एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो। अब आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, और वो क्या कर रहा होता था? वो गोल्ड खोज रहा होता था। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, खोजना। वो गोल्ड यानी कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ के लिए यहाँ गोल्ड आ सकता है, गार्बेज डम्प्स में ऑफ माय नेबरहुड। और साहिब कहाँ था? राइटर के पास में ही रहता था, जहाँ राइटर रहती थी एनीस जंग, उन्हीं के आसपास कहीं कुछ दूरी पर ही साहिब रहता था। तो एक बार ये साहिब को मिलती हैं, एनकाउंटर मीन्स मिलना, और उससे पूछती हैं कि भाई स्काउंजिंग क्यों कर रहे हो, तुम क्या खोज रहे हो, मतलब है ना, गोल्ड खोज रहा होता है। फिर वो बताता है कि ठीक है, तो वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। हुम आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती थी एवरी मॉर्निंग में, और वो क्या कर रहा होता था? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, वो गोल्ड खोज रहा होता था, यानी कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ खोज रहा होता था इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया। सैट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर कहाँ था? हरियाली भरे खेतों में था ढाका के। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, अब तो उसको उसका घर दूर दूर तक याद भी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उसके घर को, है ना, उसके खेतों को, उसके घर को उड़ाकर ले गए। अब ये बात साहिब को कैसे पता? हिज मदर टेल्स हिम, साहिब को उसकी माँ ने बताई थी। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, दे लेफ्ट, इन्होंने अपने खेत और ये ढाका जो है जगह छोड़ दिया था। एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज़ वेयर ही लिव्स नाउ, और गोल्ड यानी कि वैल्यूएबल चीज़ें ये लोग ढूंढने लगे थे इस बड़े शहर में जहाँ ये रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, अब जब मैंने पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसने धीरे से बोला मेरे पास तो कुछ और काम है ही नहीं करने के लिए। एंड लुकिंग अवे, क्योंकि वो कूड़ा बीनता था तो थोड़ी शर्मिंदगी थी, इसीलिए वो मुंह घुमा देता है, थोड़ा सा दूसरी साइड देखने लगता है। तब मैंने कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लेबली, ग्लेबली का मतलब होता है केयरलेसली, कैजुअली, मैंने उससे ऐसे ही बोल दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत मैंने एकदम से रियलाइज़ किया कि यार मेरी ये जो एडवाइस है ये कितनी हॉलो है, ये कितनी खाली है, ये कितनी बेकार है। मतलब एक बच्चा जो कि कूड़ा बीनकर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको स्कूल जाने के लिए बोल रही हूँ। तब साहिब मुझे जवाब देता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पास पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन
आई विल गो। दे का मतलब गवर्नमेंट। जब सरकार बना देगी तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। बच्चे ने आराम से जवाब दे दिया। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अब मैंने साहिब से पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम आओगे? आस्क हाफ जोकिंगली, बस जस्ट मैंने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ ना, आऊंगा।" अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बीत जाने के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने उसे भागते हुए दौड़ते हुए मेरे पास आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी? उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तब मैंने उसे जवाब दिया, भाई स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई से मैंने कहा, लेकिन मैं एम्बारस्ड थी। मैंने ये बहुत शर्मिंदगी के तौर पर कहा एक तरीके से। एम्बारस्ड थी एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस करने के लिए दैट वाज नॉट मेंट। एक्चुअली तो मैं सच में तो कोई स्कूल बनाने वाली थी नहीं, बट मैंने ऐसे ही बच्चे से मजाक में कह दिया था, तो इसलिए मुझे बहुत एम्बारसमेंट हो रहा था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया, इस तरह के प्रॉमिस तो इनकी इस अंधेरी दुनिया में, इस उदास भरी दुनिया में, उदासी भरी दुनिया में, इस जॉयलेस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इनसे कर लेते हैं। अबाउंड इन मीन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं ऐसे लोग, तो लोग आते हैं इनसे प्रोमिस करते रहते हैं। तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और कई महीने बीतने के बाद जब मैं उसे जान जाती हूँ अच्छे से, आई आस्क हिज नेम, तब मैं उसका नाम उससे पूछती हूँ। तब तक मुझे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन कई महीने जब मैं उससे मिलती रहती हूँ, उसे जान जाती हूँ, तब मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया, साहिब आलम की अनाउंसेस। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स। उसको तो ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको काफ़ी समय लग जाता है इस बात पे विश्वास करने में कि उसका नाम है ना, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का देवता भगवान। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो बच्चा बिल्कुल अनअवेयर था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो सड़कों पर घूमता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और जो लड़के होते हैं, मतलब एक तरीके से ये बच्चों का ग्रुप होता है जिसे कहा जा रहा है आर्मी। और बेयरफुट बॉयज़, क्योंकि इन सारे ग्रुप के पास किसी के पास भी चप्पल नहीं होती, ये लोग सब नंगे पैर घूम रहे होते हैं। तो राइटर बोलते हैं, ही रोम्स द स्ट्रीट, साहिब सड़कों पर घूमता था विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, ये सारे बच्चे सुबह सुबह चिड़ियों की तरह दिखाई देते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, अब कई महीने बीत जाते हैं, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं हर एक बच्चे को पहचानने लग गई। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मम्मी उन्हें शेल्फ पे उतारती ही नहीं है। ही आंसर्स सिंपली, मैंने जिस बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो उसने जवाब दिया, मेरी मम्मी उसे शेल्फ से नहीं उतारती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, एड्स अनदर। अब दूसरा बच्चा एक और बात ऐड करता है कि अगर वो उतार भी देंगी तो भी ये उन्हें नहीं पहनेगा। तब मैं कहती हूँ, हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच? व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। अब मैं बोलती हूँ कि ऐसे जूते पहनेगा ही कौन जो मैच ही नहीं करते होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही, इस बच्चे ने अपने जूते एकदम से, जिसने मिसमैच पहन रखे थे, वो अपने जूतों को एकदम से शफल कर लेता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय। अब तीसरा लड़का कहता है, मुझे जूते चाहिए। हु इज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक वो ऐसा बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश को घूमने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट, मैंने देखा बच्चे जो हैं नंगे पैर घूमते हैं इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब एक बच्चा मुझे ये एक्सप्लेनेशन भी देता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बट ये हमारा ट्रेडिशन है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सक्यूज़ है इस निरंतर, मतलब परपैचुअल स्टेट होता है लगातार चलने वाली, तो इस लगातार चलने वाली गरीबी को छिपाने के लिए, है ना, बच्चों को ऐसे एक्सक्यूज़ दे दी गई है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन, अब राइटर कहते हैं मुझे एक आदमी की स्टोरी अच्छे से याद है जो इन्हें मिला था उडुपी में। वंस टोल्ड मी, जिसने इन्हें कहा था एक बार, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि ये जो आदमी उडुपी में इन्हें मिला है, जब ये आदमी छोटा था और स्कूल जाता था, तब ये पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो एक ओल्ड टेम्पल रास्ते में पड़ता था स्कूल के, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, इनके पिताजी जहाँ पर पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो स्टॉप मतलब रुकता था टेम्पल पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो ये आदमी बचपन में, जिसके पिता पुजारी थे,
बचपन में मंदिर पे रुकता था और शूज़ के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन। मैं वापस से उसी के टाउन में जाती हूँ एंड वहाँ पर मैं टेम्पल पे भी जाती हूँ, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि उदासी में एक तरीके से आप डूब चुका है। डिसोलेशन होता है उजाड़ हो जाना एक तरीके से। इन द बैकयार्ड, अब बिल्कुल बैकयार्ड में, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पर एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा बच्चा जिसने कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, वो आता है। वेयरिंग सॉक्स, उसने सॉक्स पहन रखे हैं, शूज़ पहन रखे हैं। अराइव्ड पेंटिंग, और हाफता हुआ आता है। एंड थ्रू इज स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग फेंक देता है ऑन अ फोल्डिंग बेड, उस एक पौधा हुआ वहाँ पे फोल्डिंग बेड होता है उसके ऊपर फेंक देता है। 30 साल बाद अब ये बता रही हैं कि मैं वापस उस जगह पर आई हूँ, वो जगह बिल्कुल उजाड़ हो चुकी है। पीछे के आंगन में मैं देखती हूँ एक नया पुजारी रहता है और वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर है। वहाँ पर एक लड़का है जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहन के आया हुआ है, उसने सॉक्स पहन रखे हैं, शूज़ पहन रखे हैं, हाफता हुआ आता है एंड अपना बैग फेंक देता है फोल्डिंग बैग पे। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, अब मुझे दूसरे लड़के की, एक तो उडुपी में मिला था जो जूते आ जाए मेरे पास उसके लिए प्रे कर रहा है, एक और लड़के की याद आती है। बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो एक बार जो दूसरा लड़का है उसको जब जूते मिल जाते हैं तो वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है? लेट मी नेवर लूज दैम, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक लड़का जो इन्हें बताता है कि बचपन में मैं जूते मिल जाए इसकी प्रार्थना करता था, अब ये दूसरा लड़का इन्हें याद आता है जिसे जूते मिल गए थे तो क्या प्रार्थना करता था कि भगवान मैं इन जूतों को कभी ना कहूँ, लेट मी नेवर लूज दैम। द गॉड हैज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब राइटर कहती हैं कि भगवान ने उसकी प्रेयर अब सुन ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग बच्चे इस पुजारी के बच्चे की तरह आज वो शूज़ पहनने लगे हैं 30 साल बाद, मुझे ये दिख रहा है। बट मैनी अदर्स, बट बहुत सारे दूसरे बच्चे, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, ये अभी भी शूलेस हैं, इनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। माई एक्विंटेंस, यानी कि मेरी जान पहचान, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, इन नंगे पैर रहने वाले बच्चों के साथ, इन कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुर, सीमापुरी मुझे सीमापुरी ले जाती है, मतलब मैं इन बच्चों को जान जाती हूँ तो मैं भी सीमापुरी जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, पेरिफेरी होता है आसपास का इलाका, ये दिल्ली है तो इसके पेरिफेरी में जो इलाके हैं वो, तो वो एक जगह थी जो दिल्ली के काफ़ी पास है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, लेकिन अगर हम मेटामॉर्फिकली बात करें तो दिल्ली से बहुत दूर है, बिकॉज दिल्ली बहुत डेवलप्ड है और सीमापुरी बिल्कुल ही डेवलप्ड नहीं है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स। अब स्क्वाटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो कहीं ज़बरदस्ती रहने लग जाएं या फिर ऐसे ही ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, तो ये लोग तो स्क्वाटर्स हैं, यानी कि अवैध रूप से इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, ये लोग बांग्लादेश से आए हैं बैक इन 1971 में। कब आए थे? 1971 में। साहिब्स फैमिलीज अमंग दैम, साहिब का परिवार भी इन्हीं लोगों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब बिल्कुल उजाड़ हुआ करता था। वाइल्डरनेस का मतलब एक तरीके से उजाड़, मतलब ज़्यादा वहाँ पे कोई रहता नहीं था, वहाँ पे बंजर बीहड़ ऐसे बोल सकते हैं। इट इज़ स्टिल इज़, लेकिन आज भी सीमापुरी ऐसा की है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज ये जगह खाली नहीं है, यानी कि अब यहाँ पर ये बांग्लादेश से आए हुए लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन मिट्टी के बने घरों में, विद रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पर टिन की रूफ है, टारपोलिन यानी तिरपाल की जो रूफ है, टिन और तारपुलिन। आप तारपुलिन समझ लो, एक ऐसा मोटा कपड़ा होता है पन्नी वाला जिससे बारिश अंदर नहीं गिरती है, ठीक है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, इनके घर सीवेज नहीं है यहाँ पर। डिवॉइड मीन्स कमी है, मतलब वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। डिवॉइड ऑफ सीवेज यानी सीवेज सिस्टम नहीं है। डिवाइड ऑफ ड्रेनेज, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे नहीं है कि बारिश हुई तो पानी निकल जाएगा, ऐसा सिस्टम भी नहीं है, या फिर घर का गंदा पानी भी निकलने का सिस्टम नहीं है। और किस चीज़ की कमी है, किससे वंचित है? रनिंग वाटर से, टंकियों में पानी भी नहीं आता। तो डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, सब चीज़ों की यहाँ पर कमी है, ठीक है। और यहाँ पर रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मंथ मोर देन 30 ईयर्स। वो लोग यहाँ पर करीबन 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, यानी कि इनको परमिशन भी नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स,
जहाँ पे क्योंकि इनके राशन कार्ड पे वोटर लिस्ट में इनका नाम आ जाए, इसलिए सरकार ने क्या किया, इनको राशन कार्ड दे रखे हैं। प्लस एक और चीज़ है कि ये राशन कार्ड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, इन्हें ग्रेन खरीदने में जो है काबिल बनाता है, यानी कि इस राशन कार्ड से इन्हें जो है ये ग्रेन खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, खाना इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी के मुकाबले, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता हमारा नाम पहचान है ना, इससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए खाना इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला पाएँ एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे जा पाएँ विदाउट एन एक्किंग स्टमक, यानी बिना पेट दर्द के, यानी कि भूखे रहे बिना, वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे देन इन द फील्ड्स, हम उन खेतों में रहने की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों में रहने की बजाय जो हमें ग्रेन ही नहीं देते थे। ये किसने कहा? ये बात राइटर से कहती हैं सी अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी। अब कई सारी औरतें राइटर को मिलती हैं, ठीक है, और उन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी हैं। यहाँ हमारी ऑथर खड़ी हुई हैं। अब इन ग्रुप में से एक औरत इनको ये पूरी बात बोलती है कि भाई दिन के अंत में मतलब फूड हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, देन हमारे लिए कोई आइडेंटिटी का इतना ज़रूरत नहीं है, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, अगर हमारा परिवार बिना पेट दर्द के बिना भूखे रहे बिस्तर पर रात को सोने जा सकता है, तो हम इस जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, इंस्टेड हम अपनी फील्ड्स में जाएँ और वहाँ रहें जहाँ पे कोई ग्रेन भी नहीं होता है। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन, और ये बात उन्होंने कब कही थी? जब मैंने उनसे पूछा था, व्हेन आई आस्क्ड देम, कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन यानी वो हरे भरे खेत, वो रिवर्स क्यों छोड़ दिए, तब उन्होंने हमें ये जवाब दिया था। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें फूड मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट को गाड़ देते थे, एंड दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, ट्रांजिट होम होते हैं टेम्प्रेरी घर, और वो इस तरीके से टेम्प्रेरी घर बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे इन्हीं के बीच में बड़े हो जाते हैं और बड़ों के पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में। बड़े भी कूड़ा बीन रहे हैं, बच्चे भी कूड़ा बीन रहे हैं, तो इसी तरीके से वो पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी का मतलब ही है रैक पिकिंग, अगर सीमापुरी के लोगों की बात करूँ, सभी लोग रैक पिकिंग यानी कचरा बीन रहे हैं। थ्रू द ईयर्स, बहुत सारे साल बीत जाते हैं, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, अब ये तो एक कला हो जाती है कि आज कचरे में से कौन क्या निकाल के लाएगा। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उन लोगों के लिए गार्बेज एक गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़मर्रा की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, छत है उनके सर की। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हम फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है लीकिंग रूफ है, बहुत अच्छी छत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए गार्बेज ढूंढना कुछ ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, साहिब बताते हैं, और कई बार तो 10 रुपये भी मिल जाते हैं। ये कहते हुए जब साहिब बोलता है हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वो कहता है ना कभी 1 रुपया मिलता है तो कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड द सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आप पाते हैं सिल्वर का कॉइन गार्बेज के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते स्क्राउंजिंग यानी कि ढूंढने से, क्योंकि आपको होप होती है कि आपको कुछ और भी मिल जाएगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए कुछ और है और पेरेंट्स के लिए कुछ और ही होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करके जाइए। बच्चों के लिए ये रैप्ड इन वंडर है, यानी कि आज पता नहीं इस खजाने में से हमें क्या मिल जाएगा। एंड फॉर एल्डर इट मीन्स फॉर ऑफ सर्वाइवल, ये तो सर्वाइवल का एक तरीका है। वन विंटर मॉर्निंग में आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक दिन बहुत सर्दियों की सुबह होती है, मैं साहिब को देखती हूँ, वो फेंस मतलब एक तरीके से फेंस क्या होता है, जैसे मान लो ये क्लब है, तो क्लब के किनारे किनारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं ना, ये तो साहिब यहाँ बाहर खड़ा हुआ है, फेंसिंग के बाहर यहाँ पे खड़ा होता है। नेबरहुड क्लब में मतलब पास में कोई क्लब होगा उसके बाहर गेट के पास खड़ा होता है। वॉचिंग टू यंग मैन, और साहिब 2 यंग मैन को देख रहा है, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, अब बच्चा बोलता है आई लाइक द गेम, ही हम्स, हम्स मतलब धीरे से बोलना, ठीक है, तो उसने साहिब ने ऐसा कहा कि भाई मुझे ये गेम पसंद है। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बेचारा बच्चा तो इसी बात से संतोषी था कि वो बाहर फेंस से उसको देख पा रहा था गेम को। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को एडमिट भी कर लेता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे यहाँ के झूलों को यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड
शर्ट एंड शूट, जो कि उसके शर्ट पे, उसके शॉर्ट्स पे बहुत ही अजीब लग रहे हैं आज। मतलब टेनिस शूज़ हैं और वो एक तरीके से बंदा तो फटे हाल में है बहुत ही, तो बहुत अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब साहिब को ऐसा लगता है कि भाई कहीं ये ना सोच ले कि मैंने चुराए हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है राइटर को कि ये जूते मुझे तो किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, फैक्ट ये था कि ये डिस्कार्डेड फेंके हुए जूते थे ऑफ सम रिच बॉय के, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, जिसने शायद इन्हें पहनने से रिफ्यूज कर दिया था बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इनमें से एक में होल था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये होल साहिब को बिल्कुल परेशान नहीं करता, क्योंकि फॉर वन, एक ऐसे इंसान के लिए हु हैज़ वर्कड बेयर फुट, जो कि केवल नंगे पैर ही चला हो, इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जूते भले ही उसमें होल हो, लेकिन एक सपना जो कि सच हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही थे। बट द गेम, जो गेम ही इज़ वॉचिंग, वो देख रहा था टेनिस वाला, सो इंटेंटली, मतलब बड़े ध्यान से, इज़ आउट ऑफ रीच, वो उसके रीच से बाहर था। अब काफ़ी दिनों बाद की बात राइटर यहाँ बताती हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे। अब एक दिन शाम, मॉर्निंग की बात है, आज की शाम साहिब जो होता है वो अपने रास्ते में होता है और वो कहाँ जा रहा होता है, मिल्क बूथ पे जा रहा होता है। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, इज़ अ स्टील कैंस्टर, स्टील का एक कैंस्टर बर्तन टाइप होता है। एंड आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब साहिब कहता है कि मैं नीचे रोड पर जो टी स्टॉल है वहाँ काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो मतलब इशारे से दिखाता है डिस्टेंस पे कि वहाँ पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे अपना तीनों टाइम का खाना भी मिलता है। डज ही लुक लाइक द जॉब, क्या साहिब को अपना काम पसंद आता है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे ने आज वो पूरा केयर फ्री लुक ही खो दिया। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, स्टील का कैंस्टर आज काफ़ी भारी दिख लग रहा था प्लास्टिक के बैग के मुकाबले, जिसे वो कैरी किया करता था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स पे। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था। एंड द कैंस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैंस्टर किसका था? उस आदमी का जो कि टी शॉप का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मास्टर नहीं रहता। अब हम करेंगे इसी की सेकेंड स्टोरी। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं जो हूँ वो कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है कि मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, कि अनाउंसेस, मुकेश अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा कार ड्राइव करना। ही आंसर्स, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखते हुए, इनटू माय आईज, इतना कॉन्फिडेंट होता है, मेरी आंखों में देख के जवाब देता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, मतलब एक तरीके से वो जो सपना देख रहा है, वो एक ऐसा सपना देख रहा है जो कि उसकी उस कंडीशन में कहीं ना कहीं कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। तो हमारा जो यहाँ पर मुकेश है वो एक ऐसा सपना देख रहा है, हम बोल सकते हैं ना ड्रीम, ये वाला जो लाइन है ना, इसका मतलब यही होता है कि डिफ़िकल्ट टू अचीव, आप किसी ड्रीम को देख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। और इन धूल भरी सड़कों में फिरोज़ाबाद की ये कहाँ ड्रीम ऐसा पूरा कर सकता है। फेमस है फॉर इट्स बैंगल, और ये सड़कें फेमस हैं अपने बैंगल्स के लिए। फिरोज़ाबाद फेमस है अपने बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद का, इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, एंगेज हैं बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, फिरोज़ाबाद सेंटर है कांच पिघलाने वाली इंडस्ट्री के लिए। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पे जो परिवार हैं, हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पे परिवार ने जनरेशंस बिताई हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के अराउंड में काम करते करते। वेल्डिंग ग्लास, यानी कि ये वेल्ड करके जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसे करने में। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड ऑफ, इट सीम्स, पूरी धरती की औरतों के लिए बैंगल बनाने में इन लोगों ने जनरेशंस बिताई, हम कह सकते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी इसी तरह चूड़ी बनाने वाला एक परिवार है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल, इनके परिवार में कोई ये नहीं जानता कि ये एक गैर कानूनी काम है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह के, टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में काम करना, विद हाई टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पर, इन डिंगी सेल्स, इन गंदे झोपड़ियों में, विदाउट एयर, जहाँ पे ना तो हवा है और ना ही लाइट है, कोई रोशनी है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स, अगर यहाँ पर कानून को, जो कि कानून है, उसको इन्फोर्स, लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, तो क्या होगा? ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो 20,000 बच्चे जो हैं वो इन हॉट फर्नेसेस से बाहर आ जाएंगे।
वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे स्लॉग करते हैं मतलब जहाँ पर ये लोग दिन रात जो है इतना कठिन परिश्रम करते रहते हैं, बच्चे इतना काम करते रहते हैं और लूज़ कर देते हैं अपनी ब्राइट आईसाइट को, यानी कि अपनी जो है आंखों की रोशनी को भी ये लोग खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो वॉलंटियर करता है खुद को कि टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने के लिए वॉलंटियर करना होता है, अपने आप सहमति से अपना नाम देना, तो कहता है आप मेरे घर चलिए, तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज, जैसे वो बहुत प्राउडली बताता है कि रीबिल्ट हुआ है मेरा घर तो। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, अब मैं और मुकेश हम जाते हैं बहुत ही वहाँ पे बदबूदार हम कह सकते हैं गलियाँ होती हैं, वहाँ से हम लोग गुजरते हैं, स्टिंकिंग लेन से यानी कि बदबूदार गलियों से हम गुजरते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे होता है चोक्ड विद गार्बेज, और वो गलियाँ भरी पड़ी होती हैं कूड़े से, चोक होती हैं। पास्ट होम, हम घरों से गुजरते हैं दैट रिमेन हॉवल्स, जो कि कैसी हैं, हॉवल्स हैं। हॉवल्स होते हैं मतलब कि एक तरीके से अनफिट टू लिव, झोपड़ी टाइप के घर हैं, बिल्कुल क्रम्बलिंग वॉल्स वहाँ पे, मतलब वॉल्स कैसी हैं, बिल्कुल ढहती हुई हैं। वॉबली डोर्स, टूटे फूटे डोर हैं, नो विंडोज़, ना पे विंडोज़ नहीं है। क्राउडेड है मतलब भीड़ से भरे हुए हैं, विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग, और ऐसे भरे हुए हैं जैसे इंसान का परिवार और जानवर का परिवार साथ में रह रहे हो इन अ प्रिमिटिव स्टेट, जैसे प्राचीन काल में होता था। ही स्टॉप्स एट द डोर, अब मुकेश एक डोर पे रुकता है ऑन वन सच हाउस, इसी तरह के घर के, एंड बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और धम से धक्का मारता है एक वॉबली टूटे फूटे मतलब हिलते हुए दरवाजे की तरफ। वॉबली डोर हो गया, हिलता हुआ आयरन का दरवाजा होता है, विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल लेता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, शैक मतलब होता है झोपड़ी, हम इस टूटी फूटी हम इस झोपड़ी के अंदर एंटर करते हैं, हाफ बिल्ट होती है। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट में थैच्ड विद डेड ग्रास, मतलब इस पर छप्पर पड़ा होता है सूखी घास का, और वहीं पर क्या होता है इज़ अ फायरवुड, वहाँ पर एक स्टोव जल रहा होता है फायरवुड का, यानी कि लकड़ियों का स्टोव जल रहा होता है लकड़ियों से। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़े से वेसल, एक बड़े से बर्तन में सिजलिंग स्पिनच जो है यानी कि पालक जो है पक रहा होता है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। इन लार्ज एल्युमिनियम के जो प्लेटर्स होते हैं, बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं, एंड आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसके अंदर और वेजिटेबल्स भी रखी होती हैं। अब फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, एक बहुत ही कमज़ोर सी यंग विमेन वहाँ पर बैठी होती है, इस कुकिंग, वो कुकिंग कर रही होती है इवनिंग मील, यानी शाम का खाना बना रही होती है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड, अगर हम बात करें तो उसकी आंखें पूरी भरी हुई हैं स्मोक से, एंड शी स्माइल्स, लेकिन तभी वो स्माइल कर रही होती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में बहुत बड़ी नहीं होती। शी हैज़ बिगिन टू कमांड, लेकिन फिर भी उसको एज अ बहू रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्टेड एज अ बहू, द डॉटर इन लॉ, है ना, बहू ऑफ द हाउस है वो। ऑलरेडी इंचार्ज है 3 आदमियों की, पहला हरा हस्बैंड यानी कि मुकेश का भाई, दूसरा हो गया मुकेश और देयर फादर, 3 आदमियों की वो लड़की इंचार्ज है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब ये ओल्डर मैन एंटर करते हैं यानी मुकेश के पिताजी अंदर आते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो खुद को पीछे ब्रोकन वॉल के छिपा लेती है, यानी कि पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम्स डिमांड, यानी कि कस्टम की ये डिमांड है कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, कि डॉटर इन लॉ को चेहरे पर घूंघट करना ही पड़ेगा बिफोर मेल एल्डर्स के सामने। इन दिस केस, अब इस केस में द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, अब गरीब बैंगल मेकर है ये व्यक्ति, यानी मुकेश के पिताजी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत साल हार्ड लेबर करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर उन्होंने काम किया था, देन एज अ बैंगल मेकर उन्होंने काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो फेल हो गए घर को रिनोवेट कराने के लिए। इवन सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, ना ही वो अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाए, ना मुकेश को ना मुकेश के भाई को। ऑल ही हैज़ मैनेज, वो क्या ही कर पाए, केवल टू डू इज़ टू टीच दैम, वो इतना ही कर पाएगी, वो टीच कर पाए व्हाट ही नोज, जो वो जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स यानी कि बैंगल्स बनाना। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, ये उनका करम है, ये उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर यानी कि मुकेश की दादी ये बात बोलती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने अपने ही पति को यानी मुकेश के दादाजी को अंधे होते हुए देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, किसके धूल से, जो ग्लास के बैंगल्स को जब बनाते हैं तो उस पर जब पॉलिश करते हैं तो जो डस्ट उड़ती है, उस डस्ट से, उस कांच की डस्ट से हम कह सकते हैं कि अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लिनिएजेस एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की बनाई हुई ये वंशावली की बैंगल मेकर का बच्चा बैंगल मेकर ही बनेगा, कभी टूट पाएगी, शी इम्प्लाइज, वो कहती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना,
दे हैव सीन नथिंग, इन्होंने कुछ और नहीं देखा, बट क्या देखा, बैंगल्स ही देखी। कहाँ कहाँ देखी, इन द हाउस उन्होंने बैंगल देखी, घर में देखी, यार्ड्स आंगन में देखी, एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में देखी, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे आंगन में देखी, एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद में देखी। स्पायरल्स ऑफ बैंगल, कितनी बैंगल्स देखी, बैंगलों के ढेर देखे। सनी गोल्ड बैंगल, पैडी ग्रीन बैंगल, रॉयल ब्लू बैंगल, पिंक बैंगल, पर्पल बैंगल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स। हर उस रंग की बैंगल उन्होंने देखी जो इन 7 रंगों से निकल सकते थे कलर, ठीक है, रेनबो के। लाई इन माउंट्स, ढेर लगे हुए थे, इज अनकैम्प्ड यार्ड्स, ठीक है, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं ढेर लगे हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट पे, मतलब कि ठेला होता है ना, उसके ऊपर भी बैंगल इन्होंने देखी। और वो पुश कौन कर रहा है, पुश्ड बाय अ यंग मैन। एक ठेले पे ये लोग बैंगल्स देखते हैं और बहुत सारी बैंगल्स होती है, ढेर लगा होता है, उसको यंग मैन पुश कर रहा था अलोंग द नैरो लेन पे ऑफ द शेंटी टाउन। शेंटी टाउन क्या होता है, बल्कि शेंटी टाउन मतलब एक ऐसा एरिया जो बहुत ही पुअर लोगों का एरिया है। एंड इन डार्क हंटमेंट्स, इन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अब क्या हो रहा है, आप हर घर में देख रहे हो, यहाँ पर सारे घर हैं और हर घर में एक लैंप जल रहा है और वो हवा से उसकी जो फड़फड़ा रही है, मतलब फ्लिकरिंग हो रही है, जो हम कह सकते हैं लौ होती है। वहाँ पे सिट बॉयज़, लड़के बैठे हुए हैं, एंड गर्ल्स बैठी हुई हैं विद देयर फादर्स, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, और वेल्ड कर रहे हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस को इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स में। और ऐसे वेल्ड कर करके, जोड़ जोड़ के, यहाँ पे जोड़ आता है चूड़ी में, तो इसको वेल्ड कर करके ऐसे चूड़ियाँ ये बना रहे हैं सबके सब। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड, ये अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि ये बड़े हो जाएं, एडल्ट हो जाएं। अब यहाँ एक बच्ची का जिक्र आता है, सविता का। सविता एक यंग गर्ल है, उसने डार्क पिंक ड्रेस पहनी है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन, और एक बड़ी सी औरत के बगल में वो बैठी हुई है, सोल्डरिंग कर रही है पीसेस ऑफ ग्लास को। तो वो भी चूड़ियाँ ऐसे सोल्डर कर करके, सोल्डर करना होता है यहाँ पे, चिपकाना होता है ना, जैसे सोल्डरिंग कर रही है पीसेस ऑफ ग्लास को। एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ तो इतने चल रहे हैं मशीन की तरह, लाइक ऑफ टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि वो मशीन के पुर्जे हों। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। मैं सोचती हूँ कि क्या ये इस बैंगल की पवित्रता को जानती होगी। शी हेल्प्स में, एक जिसे बनाने में ये मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वीमेंस सुहाग ऑस्पिशियसनेस। ये बैंगल तो इंडियन वीमेन के सुहाग को, उसकी पवित्रता को जो है सिम्बलाइज कर रही है, जो कि मैरिज में, मतलब इन चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, एक दिन अचानक इसके साथ भी ऐसा ही होगा। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ रेड वेल, एक दिन इसके सर पर लाल कलर की चुनरी उड़ा दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ में लाल रंग लगाया जाएगा मेहंदी का, विथ हिना, यानी कि उसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे लाल रंग की। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और रेड बैंगल्स उसके रिस्ट पे पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकेम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक दी ओल्ड वीमेन बिसाइड हर, जैसे कि ये ओल्ड वीमेन उसके बगल में बैठी है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कि दुल्हन बनी थी बहुत बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, लेकिन अभी भी इस ओल्ड वीमेन के हाथ में बैंगल्स है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन बैंगल तो है पर आंखों में एक भी बूंद रोशनी नहीं है। वो औरत बोलती है कि एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त से बाहर खाना नहीं खाया इन्होंने। शी सेज इन अ वॉइस ट्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब उसने ऐसे बोला कि बिल्कुल उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं की थी। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड, उसने बिल्कुल कभी इन्जॉय नहीं किया इवन वन फुल मील इन आर इंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में भी। दैट इज़ वॉट, यही कारण था, शी हैज़ रीप्ड, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में उगाया है। क्या उगाया? हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद आ फ्लावरिंग बियर्ड, उनके हस्बैंड की मतलब दाढ़ी है, और वो ये कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, हमने केवल एक ही काम आता है जो है बैंगल बनाना। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, और हमने केवल क्या किया, जो सविता के बगल में, देखो ये सविता है, सविता के बगल में एक बड़ी औरत है, बड़ी औरत का पति ये बात बोल रहा है कि हमने क्या किया है केवल पूरे जीवन में, मेक अ हाउस, एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, एक परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसको सुनने के बाद, वन वंडर्स, कोई भी जान सकता है, इफ़ शी हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उन्होंने वो पा लिया है, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये ऐसा लग रहा है इनकी बात सुन के कि इन्होंने वो पा लिया है जो कोई पूरे जीवन में भी नहीं पा पाता। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास छत है सर के ऊपर, ठीक है, मतलब बाकियों के पास तो शायद वो भी नहीं है यहाँ पे। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। रिंग्स इन एवरी होम मतलब होता है हर घर में यही बात गूंजती है, क्राई होता है हर घर में यही कि पैसा नहीं है उनके पास, और केवल उनके पास बिजनेस करने के लिए क्या है, केवल बैंगल मेकिंग ही उन्हें आती है।
कुछ और करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इवन ज़्यादा इनफ खाने के लिए भी पैसा नहीं है, इवन इनफ टू ईट भी नहीं है। द यंग मैन इको, यंग मैन की ये गूंज जो है, लेमेंट के विलाप करते हैं ये सभी यंग लड़के ऑफ देयर एल्डर्स, मतलब अपने एल्डर्स के साथ। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत कुछ ज़्यादा बदला नहीं है यहाँ पर, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद, यह फिरोज़ाबाद जैसा था वैसा ही है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को थका देने वाली ये मेहनत, इसने क्या किया है, हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इसने सारे इनिशिएटिव्स को, सारे लोगों के सपने देखने की पावर को, सबको बिल्कुल दबा के रख दिया है। Why not organize yourself into cooperatives? I asked a group of young men. मैंने यंग मैन के ग्रुप से पूछा कि तुम लोग कॉपरेटिव्स क्यों नहीं बनाते, एक ऐसा ग्रुप क्यों नहीं बनाते, राइट, जिसमें लोग आपस में पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर काम वाम करते हैं, तो ऐसा ग्रुप क्यों नहीं बनाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि फंस चुके हैं, ये पूरा ग्रुप ऑफ यंग मैन फंस चुका है मिडिल मैन के इस सर्कल में, जाल में, ट्रैप्ड हो गया ये बिल्कुल, जिसमें देयर फादर एंड फॉर फादर्स भी ट्रैप्ड हो गए थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब ये लड़के बताते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो वी आर द वंस, हम ही वो होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस जो है वो क्या करेगी, हॉल्ड अप करेगी, घसीटेगी, ज़ोर ज़ोर से खींचेगी और बीटन मारेगी, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और ठूस के जेल में ले जाएगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कॉपरेटिव्स ना बनाया बल्कि कोई इलीगल काम किया उद्देश्य से, ये लड़के इन्हें बताते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं होता, नो वन हु कुड हेल्प दैम, जो कोई भी नहीं होता जो उनकी मदद कर पाए, सी थिंग्स डिफरेंटली, और वो चीज़ें बहुत डिफरेंटली देखते हैं। हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, मतलब जिन्हें मदद कर पाए, चीज़ों को अलग तरीके से देख पाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, इनके पिता भी जीवन से उतना ही थक चुके हैं जितना ही लड़के थक चुके थे। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल्स दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, ये लड़के लगातार बात करते जाते हैं, गरीबी से लेकर ये उदासीनता की बातें करते हैं, ये लालच से लेकर अन्याय तक की बातें करते हैं, और लगातार ये बातें करते जाते हैं। लिसनिंग टू दैम, उन लोगों को सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, और यहीं से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने दो अलग अलग टाइप के वर्ड्स देखे, दो अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, एक तरफ वो संसार है, वो परिवार हैं जो कि कॉट हैं इन द वेब ऑफ पॉवर्टी में, गरीबी में फंसे हुए हैं, बर्डनड हैं बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट के कलंक से बर्डनड हैं, इन विच दे आर बॉर्न। और दूसरी विशेष सर्कल कौन सी है, साहूकार्स की, मिडिल मैन की, पुलिस मैन की, कीपर्स ऑफ लॉस की, जो लोग लॉ को देख रेख करते हैं, लॉ बनाते हैं, एंड ब्यूरोक्रास्ट की, एंड पॉलिटिशियंस की, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इन सब लोगों ने मिलकर बैगेज लाद रखा है, वजन लाद रखा है बच्चों के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, एक ऐसा बैगेज जिसे कभी बच्चे उतार ही नहीं पाते। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक वो अवेयर होते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ और कर पाएंगे, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली, वो चूड़ी बनाने का काम नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज एज फादर, अपने पिता की तरह। टू डू एनीथिंग, कुछ भी और करना, एल्स वुड मीन टू डेयर, इसका मतलब है कि ये लोग कुछ हिम्मत का काम कर रहे हैं, डेयरिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यहाँ पर हिम्मत का काम करना बड़े होने का पार्ट नहीं है। बड़े होना मतलब तुम समझदार हो तो चूड़ी बनाओ। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन जैसे ही मैंने मुकेश के अंदर कुछ और करने का सेंस देखा, आई एम चेयर्ड, में खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो फिर से अपनी बात रिपीट करता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वो गैरेज जाएगा, लर्न करेगा, सीखेगा, बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैरेज उसके घर से बहुत दूर होता है। आई विल वॉक, वो कहता है मैं वॉक कर लूँगा। ही इंसिस्ट, वो इस बात पे जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैं उससे पूछती हूँ, मतलब वो कहता है कि मैं वॉक कर लूँगा, इस बात पे इंसिस्ट करता है, ठीक है। तब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम जो है प्लेन चलाने का सपना भी देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो, मना करता है। ही सेज एंड स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ग्राउंड की तरफ घुर के देखने लगता है। इन इज़ अ स्मॉल मरमर, वो धीरे से कुछ बताता है। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, कुछ शर्मिंदगी होती है, दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज़ कंटेंट, वो संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार्स का सपना देखने में, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन। हर्टलिंग डाउन मतलब दौड़ती हैं, तो ऐसी कारों का सपना जो कि सड़क पे दौड़ती हैं। यहाँ की फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कुछ एरोप्लेन्स जो हैं वो फिरोज़ाबाद में ऊपर से उड़ते हैं। और यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।